नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार को 3 साल पूरे होने वाले हैं। इन 3 सालों में उन्होंने क्या क्या काम किया है, कहां कहां चेंज आए, कितनी इंप्रूवमेंट आई है, ये जानने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों को भी पता लगे। ये पेड बिकाऊ मीडिया तो वैसे भी आपको फालतू के सर्वेस दिखाएगा जो कि लोगों की फीलिंग्स पर बेस्ड होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ फैक्ट्स और डेटा पे बात करूंगा। 16 अलग अलग एरिया, 16 अलग अलग एरियाज को मैं एनालाइज करूंगा और 5 में से रेटिंग दूंगा कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही उस एरिया में, और बाद में सारे 16 एरियाज का एवरेज निकाली जाएगी और 5 में से नंबर दिए जाएंगे। अगर आप किसी भी रेटिंग से असहमत है, आपको लगता है मैंने कोई गलत रेटिंग दी है, आपके हिसाब से कुछ और होनी चाहिए, तो कमेंट्स में लिख के आप मुझे बता सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं जॉब क्रिएशन और जॉब ग्रोथ रेट से। 2013 में नरेंद्र मोदी जी ने अपनी रैली में प्रॉमिस किया था कि अगर आप बीजेपी को वोट दोगे तो वो 1 करोड़ जॉब्स देंगे, लेकिन आज के दिन पे ये सिचुएशन है कि पिछले 8 सालों में जॉब ग्रोथ रेट सबसे बेकार रहा है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं जॉब क्रिएशन 8 अलग अलग सेक्टर्स में क्या रही है। 2009 में 10 लाख जॉब्स क्रिएट हुई थी, 2015 में सिर्फ 1 लाख जॉब्स क्रिएट हुई थी और 2016 में सिर्फ 2 लाख था। एडिशनली आईटी सेक्टर्स में जो जॉब कट्स की खबर आ रही है उससे प्रॉब्लम्स और बहुत बढ़ने वाली हैं। एक्सपर्ट्स की प्रिडिक्शन है कि हर साल अगले 3 साल तक 2 लाख जॉब्स का नुकसान होने वाला है। 2 लाख जॉब्स तो क्रिएट भी नहीं हो रही थी 2016 जैसे आपने ग्राफ में देखा था, तो नेगेटिव में भी जा सकता है जॉब ग्रोथ रेट। बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है इससे पता लगता है कि तो जो गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम चलाई थी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जीडीपी ग्रोथ रेट आप इस चार्ट में देख सकते हैं कैसे एनडीए, यूपीए 1, यूपी 2, यूपीए 2 और मोदी के टाइम में जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है। बहुत हल्ला मचाया जाता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट बेस्ट हो चुका है इंडिया का, लेकिन अगर आप कांग्रेस के टाइम्स से कंपेयर करो तो उससे कम ही है जीडीपी ग्रोथ रेट। और ये फिर उसके बावजूद भी कि बहुत सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं मोदी सरकार पे कि उन्होंने जीडीपी ग्रोथ रेट को फच किया है, उन्होंने जो फॉर्मूला था उसको बदल डाला। ग्राफ में देख सकते हैं किस पॉइंट पे बदल डाला उन्होंने इस फॉर्मूले को। टैक्सेस की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 25% का ग्रोथ दिखा है और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 12% का ग्रोथ दिखा है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे नए टैक्सेस, कोई स्वच्छ भारत सेस, कहीं कृषि कल्याण सेस, बहुत सारे सेसेस और नए टैक्सेस बढ़ाए भी गए हैं। जीएसटी के आने से इसमें बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा जो कि और अच्छी चीज होने वाली है, लेकिन जो अच्छी चीज नहीं है वो ये है कि ये कांग्रेस के टाइम में बीजेपी ने बहुत हल्ला मचाया था और जीएसटी को ब्लॉक करके रखा था। ब्लैक मनी पर ना के बराबर एक्शन लिया गया और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी वापस आया, जबकि 100 दिन में सारा काला धन वापस लाने की प्रॉमिस की गई थी। डीमोनेटाइजेशन से जो इस पे फर्क पड़ा है उससे थोड़ा सा पैसा वापस आया, लेकिन जो डीमोनेटाइजेशन पे पैसे खर्च हुए हैं वो इससे ज्यादा हुए हैं। ये मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। नक्सलिज्म और कश्मीर में टेररिज्म की बात करें तो यहां पे भी बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस रही है सरकार की इनको कंट्रोल करने में। डीमोनेटाइजेशन को हमें झूठ कहा गया था, बोला था कि ये पूरी तरह से खत्म कर देगा इन दोनों चीजों को, लेकिन खत्म तो छोड़ो, इनफैक्ट अप्रैल 2017 हमारे जवानों के लिए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सेकेंड डेडलीस्ट मंथ रहा है 2010 से लेके अब तक। 48 जवान शहीद हो चुके हैं नक्सल्स के द्वारा। कश्मीर में भी ऐसी ही बदतर हालत है। अभी श्रीनगर में वोटिंग हुई थी, सिर्फ 1% लोग वोट देने निकले थे, तो जाहिर सी बात है लोगों का जो ट्रस्ट है इंडिया से और डेमोक्रेसी से हटता जा रहा है और गवर्नमेंट इसको सही करने के लिए कुछ नहीं कर रही है। इनफैक्ट ये एंटी नेशनलिस्ट और नेशनलिस्ट का जो डिवाइड बना रही है बीच में जबरदस्ती, उससे प्रॉब्लम्स और बढ़ती जा रही हैं। जो चीजें बातचीत से सॉल्व हो सकती हैं, डिस्कशन से सॉल्व हो सकती हैं, उनको कोई अटेम्प्ट नहीं किया जा रहा है सॉल्व करने के लिए। बस एंटी नेशनल घोषित कर दो हर किसी को और प्रॉब्लम्स इससे और बढ़ती ही गई हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन रेट को अगर हम कंपेयर करें तो इस चार्ट में आप बहुत अच्छे से कंपैरिजन देख सकते हैं कैसे कांग्रेस यूपीए 1, यूपीए 2 और मोदी के टाइम पे इलेक्ट्रिफिकेशन रेट रहा है। पीयूष गोयल बहुत ट्विटर पे इसके बारे में बोलते हैं कि बहुत से रिकॉर्ड तोड़ दिए मोदी गवर्नमेंट ने, लेकिन अगर आप एक्चुअल डेटा से कंपेयर करें, हाँ यूपीए 2 से तो बेटर है, लेकिन यूपीए 1 इस चीज में बेटर था इलेक्ट्रिफिकेशन में। ऊपर से
काफी सारे ऐसे क्लेम्स जो इन्होंने किए इलेक्ट्रीफाई करने के विलेजेस को, वो गलत प्रूफ हुए हैं। काफी सारे मीडिया चैनल्स ने इसको एक्सपोज किया था कि कुछ विलेजेस जो पेपर पे इलेक्ट्रीफाई हो चुकी हैं, वो एक्चुअली में वहां पे बिजली नहीं पहुंची है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि मई 1 2018 तक सारी विलेजेस इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं ये खाली पेपर पे ही ना हो, बल्कि एक्चुअली में इलेक्ट्रीफाई हो। हाईवे बिल्डिंग रेट को कंपेयर करें तो इसमें मोदी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कांग्रेस से स्लाइटली बेटर रही है। 16 किलोमीटर पर डे की एवरेज से हाईवेज बनाए गए मोदी के अंडर। कांग्रेस में 2012 से 13 के बीच में ये रेट था 15 किलोमीटर पर डे और 13 से 14 में था 11 किलोमीटर पर डे। लेकिन पता नहीं क्यों यहां पर भी झूठ बोला गया है हमें। हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ट्विटर पे पोस्ट किया था कि कांग्रेस के टाइम रेट था सिर्फ 2 किलोमीटर पर डे। पता नहीं क्यों झूठ बोला था यहाँ पे, अपनी अचीवमेंट को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए। एनर्जी के सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। इनफैक्ट मैं कहूंगा सारे ही सेक्टर्स में से सबसे अच्छा काम कहीं सरकार कर रही है तो वो एनर्जी है। एलईडी बल्ब की एक स्कीम थी, उजाला स्कीम, जिसमें 18 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2019 तक 77 करोड़ बांटे जाएं। इससे एज ऑफ दिसंबर 2016 ये 18 करोड़ बांटे गए, जिससे कि 20,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बचाई गई। पिछले महीने इंडिया एक पावर सरप्लस नेशन बन गया, यानी जितनी एनर्जी की हमें जरूरत होती है उससे ज्यादा एनर्जी बनाई जा रही है, जनरेट हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइट नहीं जाएगी, बिजली के पावर कट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे जो ग्रिड में लॉसेस हो रहे हैं, ट्रांसफर में लॉसेस हो रहे हैं, उससे भी हो सकता है। लेकिन जनरेशन के टाइम पे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है जितनी हमें जरूरत नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करना अफोर्ड कर सकता है इंडिया। रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ही बड़ा टारगेट रखा गया है। पेरिस की जो क्लाइमेट मीट थी, 170 गीगावाट्स का टारगेट है बाय 2022, जो कि बहुत ही अच्छा टारगेट है। सोलर और विंड पे फोकस किया जाएगा। करप्शन की जहां तक बात आती है, टॉप लेवल पे तो करप्शन ज्यादा दिखा नहीं है, या फिर ये कह लो कभी सामने नहीं आया है या इन्वेस्टिगेट करने नहीं दिया गया है। अरुण जेटली पे जैसे डीडीसीए करप्शन के केसेस में सामने आए थे, लेकिन उनपे ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दी। लेकिन लोअर लेवल पे करप्शन की कंप्लेंट्स बढ़ी हैं, 67% ज्यादा कंप्लेंट्स की गई हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और बाकी ऐसे कुछ बिल्स पास किए गए हैं जिससे करप्शन और आसान हो जाए, जैसे कि फाइनेंस बिल। मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे उससे करप्शन करना और आसान हो चुका है, एक तरह से लीगलाइज कर दिया गया करप्शन को। जन लोकपाल बिल, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी गवर्नमेंट को डांटा था कि जन लोकपाल बिल पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं है गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेने में। इनफैक्ट दिल्ली गवर्नमेंट ने जो जन लोकपाल बिल पास किया है उस पे भी ब्लॉक करके खड़ी हुई है मोदी सरकार। स्वच्छ भारत को बहुत ही धूमधाम से शुरू किया गया था, इसमें बहुत सा पैसा लगाया गया। हमारे ऊपर एक स्वच्छ भारत सेस भी इंट्रोड्यूस किया गया, और जो नए 2500 के नोट में उन पे भी स्वच्छ भारत का लोगो लगाया गया। लेकिन इससे इफेक्ट कितना पड़ा है ये तो आप ही सबसे अच्छी तरह से डिसाइड कर सकते हैं। अपनी लोकेलिटी में देखिए, अपने मोहल्ले में देखिए कितना इंप्रूवमेंट दिखा है। बहुत सा पैसा स्वच्छ भारत का एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया गया। पहले ही साल में 100 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत की एड्स में लगाए गए, और बल्कि जो काम की चीज थी जिसमें पैसे लगाने चाहिए थे, जैसे कि वेस्ट ट्रीटमेंट, उसकी फंडिंग कट कर दी गई। इंडिया में जितना भी गार्बेज प्रोड्यूस होता है, जितना भी कूड़ा प्रोड्यूस होता है, उसमें से सिर्फ 19% ट्रीट किया जाता है। तो वेस्ट ट्रीटमेंट में जाहिर सी बात थी और पैसे खर्च करने चाहिए थे और प्लांट्स बनाने चाहिए थे, लेकिन इसकी फंडिंग 46% से कट कर दी गई। गंगा क्लीनिंग एक और बहुत बड़ी प्रॉमिस थी मोदी सरकार की इलेक्शन से पहले प्रॉमिस करते हैं कि 2017 तक कर देंगे पूरी क्लीन, फिर बोला कि 2019, अब बोला 20, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन 2014 से लेकर 16 यानी इन 2 सालों में 3000 करोड़ रुपए खर्च किए गए गंगा को क्लीन करने के लिए, और रिजल्ट क्या निकला? जिस हालत में गंगा थी उससे भी बदतर हालत में हो गई है, उससे भी गंदी हो चुकी है। तो इसे तो बस स्कैम ही कह सकते हैं, जो 3000 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए और गंगा की और भी बेकार हालत कर डाली। सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स में आज बहुत ही बेकार हालत है। आज के दिनों को देख के ऐसा लगता है जो कांग्रेस के टाइम दिन हुआ करते थे वो बहुत ही अच्छे दिन थे। आज को आप कहीं भी जा रहे हो, सड़क पे किसी ने आपको बीफ खाने के लिए सस्पेक्ट कर लिया, गौ रक्षा वाले आपको पीटना शुरू कर देंगे, आपको मारा जा सकता है। कहीं आप गर्लफ्रेंड के साथ हाथ पकड़ के घूम रहे हो पार्क में, या अपनी बहन के साथ भी घूम रहे हो, अगर उन्होंने सस्पेक्ट कर लिया कि लड़की के साथ घूम रहा है,
तो ये बजरंग दल वाले, हिंदू सेना वाले आपको पीटना शुरू कर देंगे, मारना शुरू कर देंगे। आप नेशनल एंथम पे नहीं खड़े हो रहे हो सिनेमा हॉल में, तो भी वहां कोई अंधभक्त मौजूद है, वो भी आपको पीटना शुरू कर देंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स ये गवर्नमेंट के फैलाए हुए फर्जी राष्ट्रवाद से हो रही हैं। इन्हें जो फेक नेशनलिज्म पूरे देश में फैला रखा है, जो इनके अंधभक्त है, ये अपने आप को पुलिस से ऊपर समझते हैं और पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाया जा रहा है आज देश में। वुमेन सेफ्टी की भी इतनी ही बेकार हालत है। हर साल 2013 से लेकर अब तक 1000 करोड़ 1000 करोड़ हर साल निर्भया फंड में दिए जा रहे हैं और उसका एक भी पैसा अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है कहीं पर भी। तो अब कलेक्ट होकर 3000 करोड़ हो चुके हैं और ये सारा का सारा यूजलेस पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। रेप्स ऐसे के ऐसे ही हो जा रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी भी तो एक पूरा अलग से वीडियो ही बनाया जा सकता है, इतनी डिटेल में बात हो सकती है, लेकिन मैं इन शॉर्ट बोलूं तो बहुत बेकार रही है फॉरेन पॉलिसी इंडिया की। इंडिया और नेपाल लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेटिक पार्टनर्स थे बहुत टाइम से, लेकिन पिछले साल नेपाल ने चाइना के साथ पहली मिलिट्री ड्रिल करी अपनी। रशिया और इंडिया की भी बहुत अच्छी डिप्लोमेसी थी, लेकिन रशिया ने पाकिस्तान के साथ अपनी पहली मिलिट्री ड्रिल करी। मंगोलिया के साथ इंडिया को बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी और म्यांमार के सामने भी हमारे रिलेशंस बहुत खराब हो गए हैं। सिर्फ बांग्लादेश ही एक इकलौता पॉजिटिव रिलेशन रहा है। रेलवेज में काफी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है। सुरेश प्रभु ने काफी नई नई चीजें ट्राई करी है, नई ट्रेन्स आई हैं जिनमें स्क्रीन्स भी लगे हैं, काफी मॉडर्न लुक दी है रेलवेज को, काफी अलग अलग चीजें इंप्रूव करने की भी कोशिश करी है। लेकिन रेलवे फेयर्स ऑल टाइम हाई है आज के टाइम पे और एक्सीडेंट्स भी बहुत सारे हुए हैं पिछले 1-2 सालों में। एयरलाइंस की बात करी जाए तो एयर इंडिया के बारे में काफी हल्ला मचाया गया था कि ये एयर इंडिया पिछले साल पहली बार प्रॉफिट में आ चुका है, लेकिन ये पता नहीं किसने झूठी खबर फैलाई थी, ये झूठ था। एयर इंडिया ने पिछले 3 सालों में 6000 करोड़ का लॉस उठाया है अभी भी, लेकिन अगले साल से एक्सपेक्टेड है कि एयर इंडिया पहली बार प्रॉफिट में आएगा। नोटबंदी के टाइम पे, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे कैशलेस इकोनॉमी की बहुत बात करी गई थी, लेकिन अगर आप ग्राफ देखेंगे तो जिस टाइम डिमोनेटाइजेशन थी उस टाइम तो बहुत बड़ी डिजिटल ट्रांजैक्शंस, लेकिन जैसे ही 3-4 महीने बाद एटीएम्स में पैसे वापस आए तो वैसे ही डिजिटल ट्रांजैक्शंस उतनी ही गिर गई जितनी डिमोनेटाइजेशन से पहले थी। तो कोई फर्क नहीं आया कैशलेस इंडिया में। इसके बाद आधार कार्ड की बहुत बात करी जा रही है। आधार कार्ड हर जगह कंपलसरी किया जा रहा है, जबकि उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी लूप होल्स हैं। इन टोटल अभी कुछ 10-11 लीक हो चुकी हैं और जो अभी लेटेस्ट लीक थी उसमें 13 करोड़ लोगों के आधार कार्ड नंबर्स लीक हो गए हैं। और कुछ तो ऐसे लीक्स थी जिसमें आप बस गूगल सर्च करोगे, लोगों के नाम, उनका फोन नंबर, उनका होम एड्रेस, पूरा बायोडेटा लोगों का आप गूगल पे टाइप करके पता लग सकते हो। और इसके बावजूद गवर्नमेंट हर बारी डिनाई करे जा रही थी कि नहीं, आधार कार्ड की डिटेल्स लीक नहीं हो सकती, आधार कार्ड को हैक नहीं किया जा सकता, बार बार झूठ बोला गया हमसे। अब सारे नंबर्स की एवरेज ली जाए तो आते हैं 1.6 आउट ऑफ 5 मार्क्स। ये है मोदी सरकार की 3 साल की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड। मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर आप किसी भी नंबर से, रेटिंग से असहमत हैं, आपको लगता है कुछ और रेटिंग होनी चाहिए थी, तो कमेंट्स में बताइए, फैक्ट्स के साथ बताइए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि 2 दिन बाद 26 मई से मोदी सरकार की 3 साल की सेलिब्रेशन शुरू होने वाली है, जिसमें वो हजारों करोड़ रुपए खर्च करेंगे, अपने प्रोपेगेंडा चैनल से अपने झूठ फैलाएंगे, अपने पेड मीडिया से फेक सर्वेस करवाएंगे, लोगों को यह बताने के लिए कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो जितना हो सके इस वीडियो को उतना शेयर कीजिए। यहां पे क्लिक करके आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और फैक्चुअल और लॉजिकल वीडियोस देखने के लिए। मिलेंगे फिर अगली बार। धन्यवाद।